हेलो। तो डेरिवेशन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशंस रिगार्डिंग द एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये दोनों हर तरह के रेक्टिफायर के लिए एप्लीकेबल है। पहले हम लोग हाफ वेव के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें बताया था एफिशिएंसी के बारे में, सॉरी रिपल फैक्टर के बारे में, कि रिपल फैक्टर जो होता है इट इज द AC components that are present in the output DC, present in the output rectified DC। तो ये rectified DC में जो है कुछ additional components रहते हैं and they are the AC components। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने तुमको दिया था। एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये एग्जाम्पल मतलब जो डायग्रामेटिकली हमने तुमको दिखाया था कि जो डीसी हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वो जो अपीयर होता है दिस इज द डीसी। तो एक्चुअली जो है रिपल फैक्टर क्या होता है, इसमें कुछ वेव लाइक कंपोनेंट्स रहते हैं। इसमें ये वेव लाइक कंपोनेंट्स रहते हैं जिसको हम लोग रिपल फैक्टर बोलते हैं। अगर तुमको ज्यादा कठिनाई हो समझने में या कहीं पर बताने में तो तुम ये जवाब भी दे सकते हो। रिपल फैक्टर डिस्क्राइब्स द wave like components in the rectified output, in the rectified DC output। इसमें वेव लाइक कंपोनेंट्स बच जाते हैं, तो इसको हटाने का तरीका है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। एफिशिएंसी जो है, हाँ दिस वन इज द डीसी। तो एफिशिएंसी किसी भी मशीन में या किसी भी सिस्टम में एफिशिएंसी होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एफिशिएंसी के बारे में तुमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे। मशीन का एफिशिएंसी होता है, इंसान का भी एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी जो है बेसिकली इट डिस्क्राइब्स कि तुमने कितना एनर्जी इन्वेस्ट किया, इनपुट किया और आउटपुट में तुमको लाभ क्या हो रहा है, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, ये बेसिकली एफिशिएंसी होता है। पावर माने वर्क डन, इसको तुम वर्क डन भी कह सकते हो। इन द थर्मोडायनामिक्स इसको हम लोग वर्क डन कहते हैं, ठीक है। कितना हमने एनर्जी दिया और हमको कितना आउटपुट एनर्जी मिला, इसका जो रेशियो होता है एफिशिएंसी बताता है। मनुष्य में भी एफिशिएंसी होती है कि भाई उसके पीछे कितना खर्चा किया गया और वो कितना रिटर्न दे रहा है। कितना काम तुम कर सकते हो, कितना खाते हो और कितना काम कर सकते हो, इसका रेशियो जो है दैट इज एफिशिएंसी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं तो एसी की जरूरत, तो एफिशिएंसी की क्या जरूरत है, व्हाई वी नीड टू फाइंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम वहीं पे कैलकुलेट करते हैं जहां पर कुछ ऐसा है कि सम पार्ट ऑफ योर इनपुट पावर, जो तुम इनपुट एनर्जी या इनपुट पावर दे रहे हो, that input power it is there are chances of loss, कुछ लॉस के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इन ब्रीफ थोड़ा सा ये समझ लें कि यहाँ पर ऐसी एफिशिएंसी की जरूरत क्यों है। why we need to find efficiency, क्यों जरूरत है हमको यहाँ पर एफिशिएंसी की। थर्मोडायनामिक्स में हम इंजन पढ़ते हैं, वहां तो समझ में आता है भाई इंजन में कोयला कितना डाला, डीजल कितना डाला, माने वो एनर्जी कितना तुमने फ्यूल डाला तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी फॉर्म हुआ और उस एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग वो वर्क कितना कर रहा है। यहाँ तो एफिशिएंसी समझ में आता है। यहाँ पर क्या जरूरत है, तो यहाँ पर जरूरत इसलिए है कि हम जो एसी इनपुट दे रहे हैं, तुमको डायग्राम पिछला लेक्चर में तुमको डायग्राम दिया गया, एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल जो है ये मेन सर्किट से जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर के क्या फायदे हैं हम बताएंगे आगे। तो यहाँ पे जो एसी तुम्हारा एनर्जी आ रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में, उसका कुछ पार्ट तो लॉस होता है इन द ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ हीट
ट्रांसफार्मर पढ़े होगे अगर, तो ट्रांसफार्मर में कई तरह के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस, हीट लॉस। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होता है। पहला कारण तो ये है, द फर्स्ट रीजन इज दैट some part of the input AC या इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज माने एनर्जी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज is lost in the transformer as heat and other losses। तो कुछ लॉस होता है इसमें। तो हमारा जो डीसी आउटपुट वोल्टेज बना, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो करंट बना, इसको हमको कैलकुलेट करना होता है कि कितना 120 वोल्ट या 220 वोल्ट जो एसी वो आउटपुट में कितना हो रहा है। दूसरा कारण, यहाँ पे हम तुमको एक कंडीशन बताते हैं जिससे तुमको और क्लियर हो जाएगा। छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत कुछ डेरिवेशन नहीं है। ये जो एसी हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा एसी होता है, जो आउटपुट होता है, इट इज नॉट ए ट्रू डीसी, इट इज ए पल्सेटिंग डीसी। डायग्राम हम तुम्हें यहाँ पे फिर से दे रहे हैं, दिस इज ए पल्सेटिंग डीसी। ये डायग्राम है कि हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए पल्सेटिंग डीसी। ये पल्सेटिंग डीसी है, ये एग्जैक्ट डीसी नहीं है। इसको हम जो मिला देते हैं तो ये हमारा डीसी बनता है, बट देयर आर पल्सेस, इसी को हम पल्स बोलते हैं, पल्सेस, वोल्टेज पल्सेस। इन दिस सिचुएशन, जो लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इन द पल्सेटिंग डीसी। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भैया ये बताओ, तुम जो पल्सेटिंग डीसी बोल रहे हो, ये पल्सेटिंग डीसी में करंट कितना होता है, करंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट दिस। अमाउंट ऑफ करंट, या अगर हम कहें करंट इन पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी में हमारा करंट कितना होता है। ठीक है, ये हमको कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है, बहुत कोई कठिन काम नहीं है। हमने बताया था कि जब तुम इस डीसी आउटपुट में, माने जो सर्किट है जहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, उस हाफ वेव रेक्टिफायर के अक्रॉस जब तुम कोई मीटर लगाओगे, हम यहाँ पे तुमको चलो डायग्राम, सर्किट डायग्राम फिर से दे देते हैं, जो रफली सर्किट डायग्राम होता है। ये जो तुम्हारा डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे एसी सप्लाई है, ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसके अक्रॉस अगर तुम कोई मीटर लगा करके, आमीटर लगा करके मेजरमेंट करते हो, तो दिस आमीटर गिव्स एन एवरेज वैल्यू, आमीटर गिव्स एन एवरेज वैल्यू, माने जो करंट यहाँ पे तुमको मिल रहा है, दैट इज आई एवरेज। अब ये किसका एवरेज है? यहाँ पे तुम्हारा सप्लाई क्या है, एसी है, इस तरह का, ठीक है। इसका एक एवरेज वैल्यू तुमको यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डीसी नहीं है, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एवरेज करंट। इस एवरेज करंट को अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एवरेज करंट जो होगा, दैट एवरेज करंट, आई एवरेज, एसी में एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं? 0 टू पाई जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। 0 टू पाई क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि ये हाफ वेव है, ठीक है। दिस आई एवरेज इज द आई डीसी एंड इट इज इक्वल टू 1/2 पाई। पीरियोडिसिटी जो है इसकी 2 पाई है, साइन वेव है। 0 टू पाई एंड देन यू हैव दिस आई डी थीटा, आई डी थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब ये आई हम कैसे लिखेंगे, करंट हम कैसे लिखेंगे? तो 1/2 पाई 0 टू पाई, 0 टू पाई, दिस इज वी एम साइन थीटा। वी एम साइन थीटा क्या है?
इनपुट एसी वोल्टेज है, हम लिख देंगे दूसरे स्लाइड पे, पेपर पे हम लिख देंगे। Vm जो है मैक्सिमम पीक वैल्यू है साइनोसॉइडल वोल्टेज की, एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर हमने आइडियल डायोड नहीं लिया है, सो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कुछ होगा और लोड रेजिस्टेंस होगा, और तुम इसको डी थीटा इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, हमें नहीं लगता यहाँ पर कोई कठिन है समझना। हम फिर से यहाँ लिख देते हैं, आई एवरेज इज IDC which is equal to 1/2 pi 0 to pi Vm sin theta by RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। एकदम सीधा कैलकुलेशन है। Vm is the maximum value of, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव पीक वैल्यू ऑफ इनपुट AC का जो है पॉजिटिव पीक का वैल्यू है इतना। तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to 2 pi, व्हाट यू विल गेट, ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है, हमें नहीं लगता ये इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत होगी। RL एंड 1/pi, सो दिस इज, तो Vm/RL जो है, Vm/RL इज Im/RF प्लस RL इंटू 1/pi। Im क्या है, Im, इसको हम दूसरे इस पे लिखते हैं, Im इज द मैक्सिमम AC करंट, सॉरी AC तो करंट ही होता है, इज द मैक्सिमम AC और द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पीक ऑफ करंट की जो पॉजिटिव पीक है उसका वैल्यू है Im। तो यहाँ पे I एवरेज या IDC जो तुमको निकलता है, दिस इज Im/pi। मैक्सिमम करंट तुमको नहीं मिल रहा है, दिस इज डिवाइडेड बाय 1/pi बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन। जो तुम डिवाइड करोगे पाई से, तो मैक्सिमम से तो कुछ तो कम हो ही जाएगा। तो अगर हम DC पावर देखें, DC पावर क्या होता है, I² होता है, I²L, तो Im² RL, इतना DC पावर डेवलप होगा। ठीक है, दिस इज द DC पावर। अगर हम AC पावर इनपुट को कैलकुलेट करें तब क्या होगा, हम सिंपल तरीके से तुमको यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे हम लोगों का कंक्लूजन क्या है, द करंट ऑब्टेन्ड इन DC इज नॉट Im, हमको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, बट Im/pi, तो कुछ रिड्यूस हो गया। ठीक है, पावर इनपुट पावर को अगर हम देखें, इनपुट पावर जो कि प्योर AC है, ये क्या है, दिस इज पल्सेटिंग DC, ध्यान रखना, दिस इज पल्सेटिंग DC। पावर इनपुट अगर हम देखें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वहां पे हमको RMS वैल्यू की जरूरत होती है। PAC इनपुट, हम इसको नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट, R प्लस RL फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का, और जो लोड है। ठीक है, और RMS क्या होता है, IRMS, I मैक्सिमम जो है उसका आधा होता है, I मैक्सिमम बाई 2, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो R प्लस RL। तो ये इनपुट पावर है। आउटपुट पावर हम लोगों ने देखा ये है। इन दोनों का अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, एंड नाउ अगर हम एफिशिएंसी देखें कि इनपुट पावर और आउटपुट DC, इनपुट AC है, आउटपुट DC है। ठीक है, ध्यान देना। तो DC तो यहां जो हमारा एफिशिएंसी होगा, DC आउटपुट पावर बाय AC इनपुट पावर, इन दोनों का रेशियो होगा। दोनों जो वैल्यूज हैं अभी तुमने जो कैलकुलेट किए हैं, Im/pi का स्क्वायर इंटू RL
और आई एम बाई 2 का स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल, इन दोनों को अगर तुम यहाँ पे रखो, इसको हम यहाँ लिखते हैं आई एम बाई पाई स्क्वायर आर एल, and then you have this I m by 2 का स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल। तो यहाँ पे आई एम स्क्वायर कट जाएगा, ये पाई यहाँ पे 4 है, तो ये लगभग जो है 0.406 आर एल बाई आर एफ प्लस आर एल ये निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो एफिशिएंसी हो सकती है किसी भी एसी की, मैक्सिमम एफिशिएंसी रेक्टिफायर की, सॉरी, सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हम HWR लिख रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। सो दिस एफिशिएंसी इज 40.6%। ये अगर तुमको कहा जाए प्रूव करने के लिए कि मान लो एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट द एसी फ्रीक्वेंसी में ये हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज दिस मच, यू कैन प्रूव दिस। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इनपुट जो हम एसी दे रहे हैं उसका 40.6% जो है डीसी पावर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी का नहीं हो रहा, बाकी का लॉस में चला जा रहा। सो 40.6% of the input AC power is converted into DC power। ये इसका मतलब है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन में हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है जो कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम उसको बता रहे हैं, इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं। इसके लिए हम लोगों को जो है कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। जैसे इसमें दिया गया है VSM, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एट द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल। VS RMS वैल्यू ऑफ सेकेंडरी कॉइल, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे हम वोल्टेज लिख दें, वोल्टेज। VLM, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एट लोड, तो ये जो है मैक्सिमम सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है माइनस डायोड के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि डायोड में हमारा एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, माइनस सेकेंडरी रेजिस्टेंस ड्रॉप, सेकेंडरी कॉइल है उसका कुछ रेजिस्टेंस है, सबको हटा करके जो मिलता है वो हमको VLM मिलता है। VL मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, वोल्टेज के अक्रॉस कितना मिल रहा है, ये तो वोल्टेज के पैरामीटर्स हो गए। अब इसके बाद जो करंट पैरामीटर है दैट इज IL, दिस इज द RMS करंट, दिस इज द RMS करंट। VLDC एवरेज वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज जो रेक्टिफिकेशन के बाद मिलता है। ILDC एवरेज वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, लोड करंट जो कि रेक्टिफिकेशन के बाद मिलता है। एंड ILM इज द मैक्सिमम लोड करंट। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट पैरामीटर हो गए। यहाँ पे RL जो है दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, RS ट्रांसफार्मर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये जो RD है दैट इज डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो मैक्सिमम करंट है एट लोड, दिस इज ऑब्टेन्ड एज सेकेंडरी जो वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में माइनस डायोड वोल्टेज R0 प्लस RL। यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस और डायोड का रेजिस्टेंस के सम को R0 रखा गया है फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब ये जो DC है आफ्टर रेक्टिफिकेशन, अगर ये देखो तुम लोगों को कई सारे तरीके से करवाया जाता है, अगर ये पूछा गया, इसके लिए हम ये तुमको बता दें, VLDC दिस इज द DC वोल्टेज आफ्टर रेक्टिफिकेशन। तो दिस इज जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसका 0.318 होता है। ये कहां से आया, ये AC एनालिसिस से आया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर यूज होता है टू फाइंड द पीक टू पीक वोल्टेज इन AC। ठीक है, क्योंकि DC में AC कंपोनेंट सभी भी है, इसलिए मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो पूरा नहीं मिल रहा है, उसका कुछ एक फ्रैक्शन मिल रहा है। ठीक है, समझो इस चीज को।
तो एफिशिएंसी अगर हमको कैलकुलेट करना हुआ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही रहेगा, वही फॉर्मलिज्म हम लोग यूज करेंगे, एंड यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी एज 40.6%। ये दूसरा एनालिसिस है। अगर तुमको क्लास में करवाया जाता है या ये वाला डेरिवेशन भी पढ़ाया जाता है, यू कैन फॉलो दिस डेरिवेशन। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें से पूछ सकते हैं। अब इसमें दूसरी जो बात आती है, हम लोग रिपल फैक्टर तो बहुत सारा देख लिए, इसको हम एनालाइज कैसे करें। एनालाइज करने का तरीका ये है कि हम लोग एक मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम ये कई बार बता चुके हैं अभी तक कि लोड करंट जो होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में, उसमें एसी और डीसी कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं दे आर ओवरलैपिंग द डीसी, वो डीसी को ओवरलैप किए हुए कुछ इस प्रकार से। ये डायग्राम हमने पहले भी दिया है। अब इसको हम कैसे एनालाइज करें। एनालाइज करने का तरीका ये है, मैंने कहने का सेंस ये है, डीसी जो रिपल कंपोनेंट है कि जो हमारा आईएल है, लोड करंट या अगर हम वीएल की बात करें, लोड वोल्टेज, बोथ आफ्टर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई हो कि जब हमको ये मिल रहा है, हैव AC components or wave-like components, hidden, छुपा हुआ होता है, hidden in them। ये ऑसिलोस्कोप लगाने पे दिखता है। हम रेक्टिफायर डायोड लगा दिए और हम कह रहे हैं कि हम मान लिए कि जो है हमारा रेक्टिफिकेशन हो गया, बट इट इज नॉट सो। इसमें कुछ जो है कंपोनेंट्स तुम्हारे रहते हैं दैट आर एसी वेव लाइक कंपोनेंट्स, जो ऑसिलेट करते हैं। हमको इनसे छुटकारा चाहिए, तो पहले एनालाइज कर ले भाई क्या रहता है इसमें। एनालाइज करने के लिए जो तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टू एनालाइज, क्योंकि हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इसलिए हम नए स्लाइड पे लिख रहे हैं, टू एनालाइज द एसी components we make use of the tool of Fourier सीरीज। यहाँ पे हम फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। जो फोरियर सीरीज है ये एक मैथमेटिकल टूल है, बहुत उपयोगी है फिजिक्स में। इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फंक्शन as a series of periodic functions। पीरियोडिक फंक्शंस का जो है एक सीरीज के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी हम लोग फोरियर सीरीज के बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हम जो है तुमको रिजल्ट बताते हैं। रिजल्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो लोड करंट है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड देयर इज ए सीरीज। पहला जो है 1/पाई है, दूसरा जो है साइन ओमेगा टी है, उसके बाद जो है cos 2 ओमेगा टी है, फिर 4 ओमेगा टी है। इस तरह के कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो है जो 2 ओमेगा 4 ओमेगा, ये मत समझ लेना तुम्हारा एसी जो 50 हर्ट्ज आता है वो अचानक 100 हर्ट्ज का हो गया, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो ये है कि ये तुम्हारा वोल्टेज आ रहा है साइनसॉइडल वोल्टेज, इसको तुमने डिकम्पोज किया है फोरियर मेथड से, तो ये कोसाइन फंक्शन है, तो दोनों आउट ऑफ फेज है। ये जो सारे हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स हैं यही रिपल बनाते हैं, दे फॉर्म द रिपल फैक्टर। ठीक है, दे फॉर्म द रिपल फैक्टर। इसमें जो हमको मिलना चाहिए दिस इज ILM/पाई, लेकिन उसके साथ ये सारे टर्म्स मिलते हैं, दे फॉर्म द रिपल्स, तरंग जैसा भी मिलता है। तो यहां पे जो है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो पहला वाला टर्म होता है साइन ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम क्या होगा, ILM/2 साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, इसका वैल्यू 1 होगा।
इसको फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। और इसका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है ILM/2√2 होता है। जो दूसरा वाला टर्म है इसको हम लोग सेकेंड हार्मोनिक रिपल बोलते हैं। उसी तरह से थर्ड, फोर्थ, हायर ऑर्डर्स भी होते हैं। तो इन सब का जो सम है दैट इज द लोड AC। तो हमको जो है यहां पर से दिस इज द AC component in the output लोड में जो AC है ये हमारा यहां से कैलकुलेट हो गया। ये क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, इन सभी L1 जो है फर्स्ट हार्मोनिक है, L2 सेकंड हार्मोनिक है, L3 थर्ड हार्मोनिक है, इन सब का स्क्वायर करके जब हम रूट ओवर करेंगे, स्क्वायर करके रूट ओवर करना एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टेक्निक है रैंडम क्वांटिटीज के लिए, कभी डिस्कस करेंगे तुमसे। क्वांटम मैकेनिक्स तक में यूज होता है, एरर एनालिसिस में यूज होता है। तो इसका जो सम होगा स्क्वायर करके रूट ओवर लेने के बाद दैट इज द AC कंपोनेंट। अब हमारा DC कितना हुआ, एक्चुअल DC, इट इज द सम ऑफ दिस रियल पार्ट एंड दिस इमेजिनरी पार्ट। ये जो है तुम्हारा जो टोटल करंट है आउटपुट DC में, इसको हम दूसरे इसमें लिखे, सो द टोटल करंट at the output DC, at the output in form of DC is actually a sum of the AC ripple and actual DC components. The effective current is the sum of the AC and DC components। और ये कुछ इसी प्रकार से ऐड होते हैं जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं, वेक्टर्स ऐड होते हैं। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, AC वाला इमेजिनरी, DC वाला रियल पार्ट। सेम फॉर्मलिज्म तुम्हारा वोल्टेज के लिए भी होता है, ठीक है। तो रिपल फैक्टर हम लोग अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, गामा से जो है रिपल फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिपल फैक्टर, हम RF लिख रहे हैं। दिस इज VRMS जो AC इनपुट है। ये AC इनपुट, जब भी हम लोग AC में बात करते हैं तो हम लोग RMS वैल्यू की बात करते हैं। लोड में कितना है, DC है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज द रिपल फैक्टर। इसी को हम जो है रिपल फैक्टर बोलते हैं। सो वी हैव ऑब्टेन्ड ए मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ रिपल फैक्टर, ठीक है। इस तरह से हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरी और बताने के बाद। अच्छा चलो तुमको एक हम चीज यहां पर बता दें, अभी बता दें। तो यहाँ पे पहले एक चीज देख लो, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो डिसएडवांटेज है ये रिपल फैक्टर है, और इसके लिए हमको एडिशनल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, एडिशनल कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, सो दैट वी कैन रिमूव द रिपल्स। अब ये जो रिपल फैक्टर है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बता दे अभी। तो ये तो तरीका तुमने देखा कि हम रिपल फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा मने होता है VRMS जो AC इनपुट है उसका, एंड जो लोड पे जो DC मिल रहा है उसका रेशियो, दिस इज द रिपल फैक्टर, ठीक है। करंट में अगर हम देखें तो करंट के लिए भी हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मलिज्म है, AC और DC का तो जो तुम्हारा रेशियो है IAC/IDC, ठीक। अब ये IAC है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक रिलेशन हम लोगों ने देखा जो इफेक्टिव, ये DC इफेक्टिव है, हम यहाँ पे लिख दे इफेक्टिव, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये IDC इफेक्टिव जो है अभी हम लोगों ने क्या देखा, IDC इफेक्टिव इज रूट ओवर IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। तो इसको अगर हम IDC इफेक्टिव
का स्क्वायर करें, दिस इज आई डी सी स्क्वायर प्लस आई ए सी स्क्वायर। तो आई ए सी स्क्वायर जो है इट इज आई डी सी इफेक्टिव स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस है, ठीक। तो यहां से जो है इस रिलेशन को हमने क्यों किया, इस रिलेशन को हमने किया कि गामा हमको कैलकुलेट करना है। तो इस रिलेशन की सहायता से क्या हम गामा को, जो गामा है हमारा, गामा इज रिपल फैक्टर एंड दिस गामा कैन बी रिटन एज रूट ओवर आई डीसी इफेक्टिव या लोड का स्क्वायर बाई आई डी सी स्क्वायर माइनस वन, ये रूट ओवर पूरे में है, ये दिस इज -1, दिस इज गामा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो फैक्टर है, ये दिस फैक्टर, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, आई डी सी इफेक्टिव स्क्वायर बाई आई डी सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्यों बोलते हैं पता है? फॉर्म माने होता है आकार। ये जो है वेरिएशन हुआ है इसके अंदर, इसका एक आकार बताता है, ये इसका एक शेप के बारे में बताता है, ठीक है। दिस गिव्स यू ए शेप। तो बेसिकली जो है कुछ कैलकुलेशन से ये देखा गया है कि जो गामा है, दिस गामा हैज ए वैल्यू ऑफ 1.21। यहीं पे जो है इंटरेस्टिंग चीज हम तुम्हें बताना चाहते हैं, अगर हमारा गामा 1.21 है एंड इट इज द रेशियो ऑफ द एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट, अगर ये है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है और ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, दिस मीन्स एसी कंपोनेंट इज लार्ज देन डीसी कंपोनेंट। And this is the drawback of the half wave rectifier. The ratio shows that the AC component is more than DC. So this is वन ड्रॉबैक। ये जो है एक ड्रॉबैक है ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसको कैसे दूर करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका मॉडिफिकेशन क्या है हम लोग पढ़ेंगे। कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना, ठीक है। आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर टुडे, इसके बाद जो है अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।